वेलकम टू बैक माई चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में ज्योग्राफी को कंप्लीट करने वाले हैं बहुत ही आसानी तरीके से। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें। और आप अगर क्लास 8 में पढ़ रहे हैं और आपको टर्म 1 एग्ज़ाम देना है ना, और आप झारखंड बोर्ड से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप पूरा ज्योग्राफी को कंप्लीट कर सकते हैं मात्र बहुत ही कुछ मिनटों में। आप समझिए कि ज्योग्राफी में फर्स्ट टर्म में क्या पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इससे बाहर एक भी सवाल नहीं आने वाला। मतलब अगर आप चाहें तो भैया ज्योग्राफी में आप अच्छे खासे नंबर ला सकते हो। मतलब अगर जैसे कि हर चैप्टर से 20-20 नंबर, जैसे कि मान लीजिए साइंस से आपको 20 नंबर दिया गया है ना, मैथ्स से 20 नंबर पूछा जाएगा, इसी प्रकार से हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है, तो आई होप SST हो गया। इस तरह से आपको टोटल 100 नंबर के पूछे जाएंगे। अब रही की बात कि सर ठीक है, आपने जो बताया कि ये 100 नंबर के सवाल आएंगे और 3 घंटा समय दिए जाएंगे, तो आप अगर यदि SST सोशल साइंस में आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, आपको तो 3 ही पढ़ना है। अगर ये तीनों पढ़ते हैं तब आपको 20 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो इसका मैं पहला वीडियो अपलोड कर चुका हूँ हिस्ट्री का, आज ज्योग्राफी का, एक बार पॉलिटी का आएगा। आप आसानी से अगर ये 3 वीडियो देख लिए तो समझिए कि आपका तो काम तमाम हो जाएगा। मतलब 20 नंबर तो आ जाएंगे बिल्कुल आसानी से। तो चलिए शुरू करते हैं। मतलब 20 क्वेश्चन रहेगा, बाकी नंबर तो ये 50 होंगे। 20 क्वेश्चन को 2.5 गुना करिए, 50 नंबर आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देर ना करते हुए। तो पहला चैप्टर पढ़ना है संसाधन के बारे में। कहता है मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति जिन के लिए जिन वस्तु और सेवाओं का उपयोग करता है उसे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। मतलब जो मनुष्य हैं, जो मानव हैं, ये अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए जिस वस्तु या सेवाओं का उपयोग करता है, यूज करता है, उसी को तो हम संसाधन कहते हैं। कहता है कैंसर उपचार औषधि किस प्रकार संसाधन है? अब कोई भी दवा हो अगर आप बना रहे हैं नेचुरल, मतलब ये मानव बनाया है, इसलिए मानव निर्मित संसाधन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है झरने का जल किस प्रकार का संसाधन है? जो झरना का जो जल है, झरने से जो जल गिरता है, ये प्राकृतिक संसाधन है सर, क्योंकि झरने को मैंने नहीं बनाया। झरने का जल बोला तो जल को मैंने नहीं बनाया। हाँ, ये हो सकता है कि आप एक होता है मानव निर्मित झरना बना सकते हैं, लेकिन आप झरने का जल को नहीं बना सकते ना, वो तो कहीं से आपको ला के रखना ही पड़ेगा। तो जैव संसाधन किससे कहते हैं? तो जीव जंतुओं से जो उत्पन्न होती है उसे जैव संसाधन कहते हैं। वन नवीकरणीय संसाधन है या अनवीकरणीय? तो जंगल जो है वो आपका नवीकरणीय संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन नहीं है। ठीक है, कहता है जल कैसा संसाधन है? तो जल नवीकरणीय संसाधन। एक बार समाप्त, ये जल समाप्त होने वाला चीज़ नहीं है। ये आपका क्या होता है, मतलब जल चक्र होते रहता है। यहाँ से गया, वाष्प बन के ऊपर गया, बादल बना, फिर वर्षा हुआ, इस तरह चलते रहता है। इसलिए जल कभी भी हमारा अनवीकरणीय नवीकरणीय संसाधन होगा। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक है, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा कैसे संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन है सर, क्योंकि सौर ऊर्जा सूर्य का प्रकाश ना तो कभी खत्म होने वाला है, और सूर्य के प्रकाश से जो बैटरी चार्ज करते हैं ये डाउन हो गया, दूसरे दिन पुनः चार्ज कर सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हमारा नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट कहता है पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस कैसे संसाधन है? देखिए, अगर हम पेट्रोल आप एक बार गाड़ी में डालें, खत्म हो गया तो खत्म हो गया, फिर आप उसको समझिए कि खत्म हो गया। आप ऐसे समझिए, अगर पेट्रोल तो भैया प्राकृतिक है, मतलब ये बनता है जीवाश्म ईंधन से, और इसको लोग निकालते हैं। अगर ये पृथ्वी पर कहीं भी पेट्रोल नहीं मिलेगा, है ना, पृथ्वी में पेट्रोल अगर नहीं रहेगा तो पेट्रोल हम लोग बनाते नहीं है, बल्कि पेट्रोल प्राकृतिक चीज़ होता है, इसको निकाला जाता है, ठीक है, धरती के अंदर से। तो आप बताइए, जब पेट्रोल रहेगा ही नहीं, अगर एक बार खत्म हो जाए तो फिर पेट्रोल नहीं मिलेगा, बहुत दिन बनने में लगेगा। तो इसीलिए हमारा इसी प्रकार से कोयला भी, कोयला एक बार खत्म हो जाए धरती में तो फिर कोयला बनने में काफ़ी लंबा समय लगेगा, लाखों वर्ष, हज़ारों वर्ष लग जाएगा। तो ऐसे में आपको इसे रखा गया है अनवीकरणीय संसाधन में। लद्दाख में पाया गया यूरेनियम कैसा है? तो संभाव्य संसाधन, मतलब संभावना की संसाधन है। निम्नलिखित में से कौन अस्थानिक संसाधन नहीं है? स्थानिक संसाधन नहीं। अस्थानिक का मतलब जो निश्चित स्थान में पाया जाता है। तो बताइए निश्चित स्थान में क्या पाए थे? तो भैया निश्चित स्थान पर लोहा पाया था, अभ्रक पाया था, मैंगनीज पाया था। लेकिन जल भैया मैक्सिमम अधिकतर प्लेस पर जल पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप ही के घर, मान लीजिए झारखंड है, तो झारखंड में है ना, झारखंड में हर जगह आपको जल मिलते रहेगा। जो भी जिला जाइएगा हर जगह जल मिलेगा। लेकिन ये गारंटी नहीं कि हम जो भी जिला जाएंगे वहाँ पे लोहा मिलेगा सो, ठीक है, या सोना चांदी मिलेगा सो। यहाँ MCQ एरिया का निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? मानव निर्मित संसाधन आपका क्या होगा? दवा। इनमें से कौन नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण? नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नवीकरणीय क्या होगा? तो जल नवीकरणीय है, बाकी सब अनवीकरणीय है। अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है, अनवीकरणीय नहीं है। तो देखिए वन जो है
ये आपका अनवकरणीय नवीकरणीय जैव संसाधन होते हैं जो जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं, बनते हैं। लद्दाख में पाए गए यूरेनियम क्या है? तो ये संभाव्य संसाधन है। आइए देखते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर क्या रहने वाले हैं। सेकंड चैप्टर क्या है? तो कहता है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक ऐसे सब हो गया। वनस्पति एवं वन्य जीव संसाधन। कहता है जनक शैल का स्वरूप, स्थलाकृति, जैव पदार्थ, समय, ताप आदि का निर्माण प्रमुख कारक है। मृदा निर्माण। मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी दो मुख्य जलवायु कारक कौन है? एक तापमान, आर्द्रता, है ना, नमी, और अगर गर्मी, दो चीज मिल जाए तो भैया मृदा को बनने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। रेगर मृदा किसे कहते हैं? तो काली मृदा को रेगर मृदा कहते हैं। कपास की का खेती के लिए कौन मृदा उपयुक्त होता है? काली मृदा। कौन सी उपजाऊ मृदा भारत में उत्तरी मैदान में पाई जाती है? जलोढ़ मृदा उत्तरी मैदान में पाई जाती है। मतलब भारत का अगर उत्तरी, और देखिए उत्तरी क्षेत्र है तो यहाँ पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अगर हम बात करें कि कौन मृदा कॉफ़ी, चाय, काजू जैसी फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो लेटेराइट मृदा काजू, कॉफ़ी इस सब के लिए उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कौन विधि तीव्र ढालों द्वारा मृदा प्रदूषण को रोकने का के लिए सर्वोत्तम, मतलब हम किस प्रकार से मृदा प्रदूषण को रोक सकते हैं? मृदा प्रदूषण का मतलब मिट्टी का कटना और बह जाना, चाहे हवा से बहे, कटे या फिर जल से बहे। मृदा का कटना बहना ही मृदा प्रदूषण कहलाता है। तो समझ रखिए जुताई। नेक्स्ट कहता है भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है? तो 57% कृषि योग्य भूमि है। जल ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को जल ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट कहता है ग्रेट लैक्स किन समूहों का नाम है? तो 5 झीलों का समूह है। तिलैया डैम किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में तिलैया डैम स्थित है। सामुदायिक भूमि का किसका अधिकार होता है? समाज का। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। नेक्स्ट कहता है बेतला नेशनल पार्क झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। इनमें से कौन से जिले में? तो लातेहार में है। अब थोड़ा सा इसका MCQ कर लेते हैं, देखते हैं। भारत की कुल भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य भूमि है? तो 57%। कौन सा कारक मृदा का निर्माण नहीं है? मृदा का निर्माण नहीं है तो भैया ये इसमें समय चाहिए, ताप चाहिए, जय पदार्थ सब चीज़ चाहिए। ये गलत है, मतलब इनमें से कोई नहीं होगा। कपास की खेती किस मिट्टी में होती है? तो कपास की खेती जो काली मिट्टी में होती है। रेगर मृदा किसे कहता है? काले मृदा को कहता है। अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं। कहता है ढालों पर मृदा प्रदूषण को रोकने के लिए क्या है? सबसे अच्छा है आपका समुच्च रेखीय जुताई। नेक्स्ट कहता है तिलैया डैम किस राज्य में? तिलैया डैम जो है ये आपका झारखंड में। जलग्रह किसे कहते हैं? जलग्रह पृथ्वी को कहते हैं जलग्रह। ग्रेट लैक्स किन समूहों का नाम है? तो ग्रेट लैक्स आपका 5 झीलों के समूह को ग्रेट लैक्स कहते हैं। देखो लैक्स का मतलब देखो LAKES, लेक मतलब झील, लैक्स का मतलब झीलें। कहते हैं सामुदायिक भूमि पर किसका अधिकार होता है? भैया सामुदायिक भूमि पर समाज का अधिकार होता है। बेतला नेशनल पार्क झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये लातेहार में। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन